नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री का वो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। वैदिक एज से लेकर अरबों एंड तुर्कों का जो भारत में आक्रमण हुआ था वहाँ तक के टाइम काल को एक सिंगल वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आर्यों के उदय से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, उसके बाद में महाजनपद को डिस्कस करेंगे, फिर विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में तो उस वाले हिस्से को भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलते हैं तो मौर्य समाज का उदय होता है, देन फिर गुप्ता का, एंड फिर पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन की हम बात करेंगे, एंड लास्ट में किस तरीके से तुर्कों एंड अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था एंड मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी। तो वहां तक की पूरी स्टोरी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है बट आपकी एक कनेक्टिविटी ना बनेगी अगर मैं इस टॉपिक को पूरे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दूंगा तो इसीलिए ये लेक्चर बड़ा होगा पर हम इसको एज अ मूवी की तरह ट्रीट करेंगे। सिंगल वीडियो में ही इस पूरी जर्नी को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल चीज़ें भी है जो कि हमको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि इस टॉपिक को जो सबसे डिफिकल्ट हिस्सा माना जाता है हिस्ट्री का उसको सबसे सिंपल एंड सबसे ईजी फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट किया है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास की जो कहानी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसको आपको फील करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। सोचिए कि हम 1500 बीसी यानी आज से लगभग 3500 साल पहले पहुंच गए हैं और हम वो दौर देख रहे हैं। ये वो दौर है जब आर्य भारत में आए थे और वैदिक काल की शुरुआत हुई थी। वैदिक काल का जीवन बहुत ही सादगी से भरा हुआ था। लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। उनके जीवन में गाय, खेती और परिवार का बहुत ही ज्यादा महत्व था। ऋग्वेद जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे कैसे प्रकृति की पूजा करते थे और अपने जीवन को कैसे जीते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला, भारत में जटिलता आई और वर्ण व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम ने जन्म ले लिया। आगे चलकर इसके बाद मौर्य समाज का उदय होता है। मौर्य समाज का दौर आया जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाने का सपना देखा और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। इसके बाद में गुप्त समाज का उदय होता है। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भारत में आता है जिसमें कला, विज्ञान और साहित्य ने अपनी चमक दिखाई थी। इस समय को हम भारतीय इतिहास का गोल्डन एज कहते हैं क्योंकि इस समय में ज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में अद्वितीय उन्नति हुई थी। लेकिन हर साम्राज्य का हमको पता है कि उत्थान और पतन होता ही है। तो गुप्तों के बाद में कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने भारत की भूमि की रक्षा करी और फिर 8वीं शताब्दी में एक नए दौर की शुरुआत हुई जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण ने भारत की संस्कृति और समाज में नए प्रभाव जोड़े और हमें एक नए युग की तरफ लेके गए जहां से हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इस टॉपिक का जिसके अंदर हम क्या क्या सेक्शन कवर करने वाले हैं। तो चलिए आर्यों के उदय से लेकर अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण तक के इस सफर को हम थोड़ा सा अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यों के उदय मतलब वैदिक काल की। वैदिक एज की बात करें तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक का टाइम हमको इसमें देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सिंधु सभ्यता के बाद में कौन सा टाइम आता है? वैदिक काल का टाइम आता है। 1900 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था और वहां के लोग अन्य क्षेत्रों में बसने लगे थे। इसके बाद लगभग 1500 बीसी में आर्य नामक एक जनजाति भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आती है। ये लोग मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और अपने साथ एक नई संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराएं लेकर आए थे जो कि भारतीय संस्कृति की नींव बनी। आर्यों के आने के साथ ही वैदिक साहित्य का विकास हुआ जिसमें 4 मुख्य वेद लिखे गए। वैदिक साहित्य की बात करें तो इसका विभाजन भी हमको देखने को मिला। वैदिक साहित्य को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति का अर्थ होता है जो सुनी गई हो। ये ज्ञान जो है भगवान से सीधे ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ माना जाता है। इसमें 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसी के अलावा संहिताएं जो है वो शामिल होती हैं। वहीं स्मृति की बात करें तो स्मृति का अर्थ होता है जो याद रखी गई हो। यह मानव निर्मित रचनाएं हैं जिन्हें मानव ने अपने ज्ञान और अनुभव से लिखा है। इसमें वेदांग, उपवेद, वेदों, इनकी समीक्षा मतलब कमेंट्रीज हमको देखने को मिलती है। चलिए अब हम जो चारों वेद की बात कर रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनकी विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है जो लगभग 1500 बीसी में लिखा गया था ईसा पूर्व। इसमें 1028 सूक्त हैं और जो 10 मंडलों मतलब चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। हर वेद प्रारंभिक वैदिक समाज की जानकारी प्रोवाइड करता है जैसे कि उनके धर्म, समाज
और रीति रिवाज के बारे में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन ही हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके मुख्य मंडल और उसकी जानकारी को डिस्कस करते हैं ऋग्वेद की। तो 2 से लेकर 7 मंडल तक इन्हें ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग माना जाता है। इसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी है। 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम रस का वर्णन किया गया है, जो कि एक धार्मिक पेय माना जाता है। इसके बाद 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख देखने को मिला, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो ये मंडल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऋग्वेद में हमको भौगोलिक और सामाजिक जानकारी भी देखने को मिलती है। जैसे इसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है और साथ ही गंगा, यमुना और सिंधु नदियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इस वेद में पिता, माता, जन और इंद्र जैसे शब्दों का बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। जैसे पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है, जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, इंद्र शब्द का उपयोग 250 बार किया गया है, वहीं माता शब्द का प्रयोग जो है वो 234 बार किया गया है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पिता शब्द का 335 बार यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 250 बार हुआ है। तो क्लियर हो गया अच्छे से आपको। आगे 2 टर्म को पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं हम, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाली आगे ये। पहला है उपवेद ग्रंथ और दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होते हैं दोनों? देखिए, उपवेद ग्रंथ मतलब उपवेद वेदों से संबंधित अतिरिक्त ग्रंथ होते हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को विस्तार से समझाते हैं। हर एक उपवेद एक विशेष क्षेत्र का ज्ञान देता है। वहीं अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के अनुष्ठानों और धार्मिक क्रियाओं की व्याख्या करते हैं। हर वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है जो अनुष्ठानों की विधियों और उनके उद्देश्य का विस्तृत से वर्णन करता है। अब हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद के उपवेद की बात करें तो उपवेद है इसका आयुर्वेद। ये चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। वहीं इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। यह ग्रंथ आयुर्वेद में दिए गए चिकित्सा विज्ञान के अनुष्ठानों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद है, और ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसके बाद हम अगले वेद की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सामवेद। सामवेद मुख्यतः संगीत और यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों और सुरों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग सुर और मंत्र दिए गए हैं जो यज्ञों के समय गाए जाते थे। इसमें कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामवेद के उपवेद की बात करें तो वो है गांधर्व वेद। यह संगीत, नृत्य और कला का ज्ञान प्रदान करता है। ये वैदिक संगीत और नृत्य कला का स्रोत माना जाता है, गांधर्व वेद। ठीक है, ये हो गया सामवेद का उपवेद। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें इसके तो वो है पंचविंश ब्राह्मण। इसके अलावा षड्विंश ब्राह्मण एंड जेमिनीय ब्राह्मण, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अगले वेद की, जो कि है यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञों में किए जाने वाले अनुष्ठानों और मंत्रों का संग्रह है। इसमें यज्ञ और बलि के समय की जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो गद्य रूप में और अनियमित जानकारी इसके अंदर मिलती है। वहीं शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो छंद रूप में और व्यवस्थित जानकारी इसमें दी गई है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्व्यु कहा जाता है। उपवेद की बात करें इसके तो वो है धनुर्वेद। ये युद्ध और शस्त्रों के उपयोग का ज्ञान देता है। धनुर्वेद में धनुष बाण और युद्ध कला के अन्य पहलुओं की जानकारी दी गई है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वो है शतपथ ब्राह्मण। इसमें यज्ञ की प्रक्रिया और विधियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा तैत्रीय ब्राह्मण भी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। यह भी यज्ञों के अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन करता है। इसके बाद हम चौथे वेद की बात करते हैं, जो कि है अथर्ववेद। यह वेद दैनिक जीवन की समस्याओं, औषधि और जादू टोना से संबंधित हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? तो कौन सा वेद? अथर्ववेद। इसमें ध्यान रखिएगा कुल 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसका उपयोग सामान्य जीवन की समस्याओं के समाधान, औषधियों और जादू टोना के लिए किया जाता था। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। इसके उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद है। यह वास्तुकला, निर्माण और शिल्प कला का ज्ञान प्रदान करता है। इसे भारतीय स्थापत्य और निर्माण कला का स्रोत भी माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें इसके तो वो है गोपद ब्राह्मण। यह अथर्ववेद के अनुष्ठानों का वर्णन करता है।
तो ये हमने चारों वेदों को अच्छे से डिस्कस किया। एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, क्योंकि यहीं से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं इस भाग से। ऋग्वेद की बात करी हमने, तो इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ की बात करी हमने, जो कि है ऐत्रेय ब्राह्मण। वहीं उपवेद की बात करी, जो कि है आयुर्वेद। ये चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित हैं। उपवेद वाचक को क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। यह उपवेद का ज्ञान देने वाला माना जाता है। इसके बाद हमने यजुर्वेद की बात करी। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका? शतपथ ब्राह्मण। वहीं उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसमें युद्ध और शस्त्र विज्ञान का ज्ञान दिया गया है। इसके उपवेद वाचक को क्या कहा जाता है? विश्वामित्र कहते हैं। यह धनुर्वेद के ज्ञान के लिए उत्तरदायी माना जाते हैं। सामवेद की बात करी हमने, तो इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश ब्राह्मण। वहीं उपवेद है गांधर्व वेद। यह संगीत और नृत्य का ज्ञान प्रदान करता है। इसके उपवेद वाचक को क्या कहा गया है? नारद कहा गया है। गांधर्व वेद के विशेषज्ञ माने जाते हैं नारद। इसके बाद में अथर्ववेद को हमने पढ़ा। इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका है गोपद ब्राह्मण। वहीं उपवेद है शिल्पवेद। इसमें वास्तुकला और निर्माण का ज्ञान दिया गया है। उपवेद वाचक को विश्वकर्मा कहा गया। शिल्पवेद के ज्ञान को जानने वाला इन्हें माना जाता है। तो ये चारों वेदों को हमने डिस्कस किया अच्छे से, क्विक रिवीजन भी कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे उपनिषद की। तो उपनिषद का अर्थ हम समझते हैं पहले। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना। इसका मतलब है कि वह ज्ञान जो गुरु से शिष्य को सीखने के लिए दिया जाता था। इसकी रचना वेदों के बाद हुई थी, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषदों को दर्शन शास्त्र की पुस्तकें, बुक्स ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108। सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों में भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद और उनकी एजुकेशन की बात करें तो ऐत्रेय उपनिषद आता है। इसमें आत्मा और जागरूकता के बारे में बताया गया है। कंठ उपनिषद की बात करें तो इसमें यम मतलब मृत्यु के देवता और नचिकेता की कहानी है, जो मृत्यु के बाद के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा दर्शाती हैं। वहीं हमने जो सबसे बड़े उपनिषद की बात करी थी वह धारण्यक उपनिषद। इसमें आत्मा के स्थानांतरण के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ये हमने उपनिषदों को भी अच्छे से डिस्कस किया। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए ये। इसमें सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, वैदिक काल के विभाजन को डिस्कस करते हैं। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेकर 1000 BC तक का टाइम जो है वो अर्ली वैदिक एज में काउंट होता है। इस समय जो समाज हुआ करता था वो बहुत ही सरल था और लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। वहीं लेटर वैदिक एज की बात करें तो 1000 से लेकर 600 BC तक के टाइम को उत्तर वैदिक काल के अंदर काउंट किया जाता है। इस समय समाज जो था वो जटिल हो गया था और राजतंत्र का उदय हो गया था। तो दोनों को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज की बात करें तो इसमें प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य जो थे वो सप्त सिंधु के क्षेत्र में रहा करते थे। सप्त सिंधु में 7 नदियां बेसिकली शामिल थी। सिंधु, इसे आज की इंडस नदी कहा जाता है। दूसरी है वितस्ता नदी, जिसे आज हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। तीसरी नदी है असिकनी नदी, जिसे हम चिनाब कहते हैं। परुष्णी को रावी कहा जाता है। विपाशा की बात करें तो इसे आज व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। छठवीं नदी है शुतुद्री, जिसे हम सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। एंड सातवीं है सरस्वती नदी, जिसे पवित्र और पौराणिक नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जब आर्य लोग भारत में आए थे तब उनके और यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनके बीच में टकराव शुरू हो गया था। ऋग्वेद में भारत के स्थानीय निवासियों को दास या फिर दस्यु कहा गया है। अर्ली वैदिक एज के टाइम में हमको दसराज युद्ध देखने को मिलता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। यह युद्ध ऋग्वेद में वर्णित भी है। इस युद्ध के बारे में ये बताया गया है कि ये राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। सुदास भारत कबीले के राजा थे, जबकि अन्य 10 राजा विभिन्न कबीले से थे, जैसे कि पुरु, यादव, तुर्वस और अनु। अर्ली वैदिक एज में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, जो व्यक्ति के काम मतलब ऑक्यूपेशन के आधार पर तय होते थे। पहला था ब्राह्मण, इसमें शिक्षक और पुरोहित शामिल थे, जो धर्म और शिक्षा का कार्य करते थे। दूसरा है क्षत्रिय, शासक और योद्धा इसमें आते हैं, जो राजकाज और युद्ध का कार्य करते थे। तीसरा है वैश्य, मतलब किसान, व्यापारी, बैंकर्स,
ये सभी इसके अंदर आते थे, जो कृषि, व्यापार और आर्थिक कार्य करते थे। चौथा है शूद्र, कारीगर, श्रमिक, ये सभी इस कैटेगरी में आते थे, जो सेवा और श्रम का कार्य करते थे। तो इस तरीके से अर्ली वैदिक एज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ये जो समय हुआ करता था, इस समय जो भी व्यवसाय था वो वंशानुगत नहीं था, मतलब पुत्र का व्यवसाय उसके पिता के व्यवसाय पर निर्भर नहीं था। इस टाइम की अगर हम समाज की विशेषताओं की बात करें तो इसमें मुख्यतः व्यवसाय जो था वो कृषि और पशुपालन था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार मतलब फैमिली होती थी। इस समाज में पिता का अधिकार प्रमुख था और संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्रों को मिलता था। इस समय बाल विवाह नहीं होते थे, लेकिन नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा मतलब विधवा महिला अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बाद के वैदिक काल की तुलना में अच्छी थी। इस समय महिलाएं सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। इस समय के समाज में कई अन्य प्रथाएं भी देखने को मिलती है, जैसे गाय को अगन्य अर्थात मारने योग्य नहीं माना जाता था। यदि कोई व्यक्ति गाय को मारता था तो उसे मौत की सजा या फिर देश से निष्कासित कर दिया जाता था। मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, रथ दौड़, पासे, ये सभी चीजें खेली जाती थी। लोग सोमा और सूरा नामक मादक पेय भी पीते थे। कौन से? सोमा और सूरा नामक। ऋग्वेद की अगर हम राज व्यवस्था को डिस्कस करें तो यहाँ पर समाज की सबसे छोटी इकाई फैमिली थी, जो हमने डिस्कस करी, जिसका मुखिया कौन होता था? कुलप होता था। कुल के बाद ग्राम आता था, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम के बाद विश आता था, जिसका मुखिया विशपति होता था। विश के बाद जन आता था, जिसका मुखिया गोपा या फिर गोप्ती कहलाता था। सबसे बड़ा क्षेत्र राष्ट्र था, जिसका प्रमुख राजन होता था। राजा और राज की व्यवस्था भी देखने को मिलती थी। इस समय राजतंत्र प्रचलित था। राजा का मुख्य कार्य गायों की सुरक्षा और जनजाति के लिए यज्ञ कराना होता था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये सभी अधिकारी होते थे। इस समय राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, युद्ध में जनता ही पार्टिसिपेट करती थी। जन की बात करें तो इस समय जन का अर्थ लोग या फिर जनजाति होता था। बाद के वैदिक काल में जब जनजातियां बड़े क्षेत्रों में फैली तो इन्हें जनपद कहा जाने लगा, जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इस समय कई प्रकार की सभाएं भी होती थी, जैसे कि सभा, समिति, विदत और गण। इस तरीके की सभाएं भी देखने को मिलती थी। सभा मतलब हो गया यहाँ पर परामर्श और नीति निर्धारण के लिए होती थी ये। समिति की बात करें तो जनता के विचार सुनने के लिए होती थी। विदत की बात करें तो धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए होती थी। एंड गण की बात करें तो प्रशासन में जन सहयोग के लिए होती थी। ऋग्वैदिक धर्मों को अगर डिस्कस करें तो इस काल में प्राकृतिक घटनाओं को देवता माना जाता था। कुल 33 देवता थे, जिनमें प्रमुख थे इंद्र। युद्ध, वर्षा और तूफान के देवता इन्हें माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार किया गया है, इंद्र का। इसके अलावा अग्नि की बात करें तो अग्नि देवता, जो देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ माने जाते थे, इनका नाम ऋग्वेद में 200 बार लिया गया है। वरुण की बात करें तो जल के देवता बोला गया है। इसके अलावा सूर्य देव का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जो 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते थे। ओके, अन्य देवताओं की भी बात की गई है, जैसे वायु, यम, रुद्र, अश्विनी, अश्विन, इन सब देवताओं की भी अर्ली एज में बात की गई है। ऋग्वैदिक लोग हेनोथिज्म का पालन करते थे, जिसका अर्थ है कि वे कई देवताओं को मानते थे, लेकिन विशेष रूप से पूजा एक देवता की करते थे। यहाँ पर यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें दूध, घी, अनाज, सोम, इन सभी का अर्पण किया जाता था। ऋग्वैदिक काल की अगर हम इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को डिस्कस करें तो इस काल के लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। पशुपालन में गायों को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। इस समय कर मतलब परमानेंट टैक्स नहीं था, लेकिन राजा को बलि नामक एक स्वैच्छिक उपहार जो है वो दिया जाता था। इस समय कोई भी मुद्रा करेंसी नहीं थी, लेकिन निष्का नामक सोने के टुकड़े का उल्लेख मिलता है। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम का उपयोग होता था, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना करेंसी के किया जाता था। इस समय के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे और धातु के लिए आयस शब्द का उपयोग किया जाता था। गाय को, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था और इसके आधार पर इसके कई नाम भी थे, जैसे कि गोमत, वह व्यक्ति जिसके पास कई गायें थी। गोपती जनजाति के मुखिया का एक नाम था। गोधूली समय मापने के लिए इसका उपयोग होता था, जिसका अर्थ है गायों की धूल। तो ये हमने अर्ली वैदिक एज को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, लेटर वैदिक सोसाइटी की, उत्तर वैदिक समाज की। 1000 से लेकर लगभग 500-600 BC तक का टाइम हमको इसमें देखने को मिलता है। प्रारंभिक वैदिक काल के
लोगों का विस्तार धीरे धीरे पूर्व की ओर हुआ। इस काल में आर्य लोग पूरे उत्तर भारत में फैल गए थे और अब उनका केंद्र इंद्र या फिर सरस्वती नदी से बदलकर गंगा नदी के आसपास हो गया था। इस समय में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना उत्तर वैदिक समाज को, इस दौरान इस बदलाव का उल्लेख्य शतपथ ब्राह्मण में हमको देखने को मिलता है। इस समय के ज्ञान का स्रोत ऋग्वेद के बाद के 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलता है। इन तीनों वेदों में उत्तर वैदिक काल की समाज, धर्म और जीवन शैली का वर्णन किया गया है। इस समय काल में छोटे छोटे राज्य मतलब किंगडम्स का उदय हुआ जिन्हें जनपद कहा गया, जैसे कुरु, पांचाल, काशी, कोसला, विदेह और मगध। ये जो जनपद थे धीरे धीरे आगे चलकर आपस में मिले, बड़े क्षेत्रीय संगठक बने और जिन्हें बाद में महाजनपद कहा गया, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इस समय पूरा क्षेत्र 3 भागों में बेसिकली बटा हुआ था, मध्य देश, आर्यवर्त और दक्षिण पथ। मध्य देश मध्य भारत का क्षेत्र था, आर्यवर्त की बात करें तो वो उत्तर भारत का क्षेत्र था और दक्षिण पथ की बात करें तो दक्षिण भारत का मार्ग है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना वैदिक एज वाला, यहाँ से बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। स्पेशली जो एंशिएंट नेम है ना उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करता चल रहा हूँ। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ऋग्वैदिक अगर हम रिवर को डिस्कस करें तो इनके नाम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ऋग्वैदिक नदियों के नाम डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर जो आधुनिक नाम आपको दिख रहा होगा एंड उसका प्राचीन नाम हमको ध्यान रखना है। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था, एंशिएंट नेम था, वो क्या था? वितस्ता था। ये पूछा जाता है एग्जाम में। व्यास नदी की बात करें तो विपाशा। रावी नदी का क्या नाम था प्राचीन? परुष्णी। घगर नदी का प्राचीन नाम दशद्रुति। कुर्रम का क्रुब। काबुल नदी का कुभा। गंडक का सदानीरा। चिनाब का अस्किनी। सतलज का शतुद्री। गोमती का गोमल। कमरुवर्मन का मरुद्धा। सिंध का सिंधु। घगर का सरस्वती। सोहन का सुषोमा और स्वात का सुवास्तु। ये प्रमुख नदियां थी, इनके प्राचीन नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसमें से कुछ 4-5 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि झेलम नदी का, व्यास नदी का, रावी नदी का, इसके अलावा गंडक नदी का पुराना नाम, गोमती नदी का, सिंध नदी का। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिनाब नदी का, अस्किनी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो इनको आपको दिमाग में रखना है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का 30 से अधिक बार वर्णन किया गया है, जबकि गंगा का 2 बार और यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सरस्वती रिवर को माना गया है। सरस्वती रिवर की ज्योग्राफिकल लोकेशन वेस्ट में सतलज और ईस्ट में यमुना के बीच मानी गई है। सप्त सिंधु को हमने डिस्कस भी किया था। गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी, इन सभी के ग्रुप को क्या कहा गया है? सप्त सिंधु कहा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वैदिक काल में कुछ प्रमुख शब्दों को भी आपको दिमाग में रखना है कि उनका प्राचीन नाम क्या है। जैसे कि गाय का प्राचीन नाम क्या है? अघन्या है। क्या है? अघन्या, जिसका वध न हो। राजा का प्राचीन नाम क्या है? गोप्ता। अतिथि का क्या है? गोहंता या फिर गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत बोला गया। समय को गोधुली। दूरी को बोला गया गवयुति। नाई को बोला गया वाप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ई का बोला गया है तक्षण। युद्ध का बोला गया गेसु, गम्य या फिर गविष्ट। पुत्री को दुहिता बोला गया। जुलाहा को तंतुवाय। हलवाहा को किवाश। इसके अलावा अनाज कोठार को स्थिवी। अनाज को धान्य। मरुस्थल को धन्व। उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला गया। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य बोला गया। बड़ी नहर को कुल्या। हल से बनी नालियों को सीता। हल के लिए लांगल और गोबर की खाद को करिश बोला गया है। तो ये सभी प्राचीन नाम है इनके, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाई वाला मैंने आपको बताया। ऐसे 4-5 इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हलवाहा, अनाज, ये सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पुत्री वाला, बढ़ई वाला, दूरी वाला, धनी व्यक्ति, राजा। गाय का तो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये प्राचीन नाम यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक समाज को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इस काल में परिवार जो था वो जॉइंट फैमिली प्रणाली में बदल गया था। जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली प्रणाली में कन्वर्ट हो गई थी। पहले जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर तय होते थे, अब वे यहाँ पर जन्म के आधार पर तय होने लगे। यज्ञ और बलि का महत्व बढ़ गया था, जिसके कारण ब्राह्मणों का प्रभाव भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली थी। मैत्रेय ब्राह्मण में शराब, महिलाएं और जुआ को 3 बुराइयां बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में बेटी को दुख का कारण कहा गया है। इसके अलावा इस समय काल में महिलाओं और शूद्रों को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी
और उन्हें उपनिषद और गायत्री मंत्र से भी दूर रखा गया। इस समय की कुछ प्रथाओं को डिस्कस करें तो इसमें आती है आश्रम। मानव जीवन को 4 चरणों में बांटा गया जिन्हें आश्रम कहा गया। ये 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का जो फेज था ये शिक्षा का समय माना गया। गृहस्थ का समय परिवार और सामाजिक जीवन का समय बोला गया। वानप्रस्थ का बोला गया सेवानिवृत्ति का समय। और संन्यास का संसार से विरक्ति और आत्मज्ञान का समय माना गया। ठीक है। इसके अलावा अगली प्रथा को डिस्कस करें तो वो है संस्कार। इस समय जीवन के 16 संस्कार माने जाते थे जो जीवन के अलग अलग चरणों में किए जाते थे, जैसे कि गर्भाधान, गर्भधारण का संस्कार, नामकरण, नामकरण का संस्कार, विवाह, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। तो इस तरीके से 16 संस्कार यहाँ पर माने जाते थे। गोत्र की बात करते हैं तो इसका अर्थ है समान पितृवंश वाले लोगों का समूह। इस टाइम में एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता था। इसे गोत्र बाहा विवाह कहा जाता था ताकि रक्त संबंध की शुद्धता और सामाजिक विविधता बनी रहे। लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक एज में इस समय राज्य और बड़ा हो गया था। ट्राइब की जगह पर टेरिटरी को अधिक महत्व दिया जाने लगा। राजा जो थे वो अलग अलग यज्ञों का आयोजन करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इन यज्ञों से राजा और ब्राह्मणों की शक्ति और उनका प्रभाव जो था वो बढ़ता था। प्रारंभिक वैदिक काल में हमने डिस्कस किया था टैक्स प्रणाली को, तो बलि वहाँ पर एक स्वैच्छिक कर मतलब वॉलंटरी टैक्स माना जाता था, लेकिन इस काल में यह अनिवार्य कर दिया गया। कंपलसरी टैक्स के रूप में यहाँ पर इसको जोड़ा गया। इसके अलावा शुल्क और भाग जैसे नए टैक्स भी लगाए गए थे। इस समय में राजा की सहायता के लिए कई नए अधिकारी नियुक्त किए गए, जैसे कि बागदुग कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था, टैक्स को कलेक्ट करने वाला अधिकारी, सारथी या फिर सूत राजा का रथ चलाने वाला, खस्त्री राजा के कक्ष का प्रबंध करने वाला अधिकारी। तो इस तरीके से यहाँ पर कई प्रशासनिक अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए। इसमें 2-3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टैक्स संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो बागदुग। इसके अलावा संदेशवाहक अधिकारी अक्षवापा, सेना का प्रमुख अधिकारी सेनानी, गांव का मुखिया ग्रामीणी। ये तो बहुत ही सिंपल नाम है, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। कुछ और अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस काल में प्रांतों के प्रबंध के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए, जैसे कि स्थपति राज्य के बाहरी क्षेत्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था, सतपति 100 गांवों के समूह का प्रबंध करने वाला, अधिकारिक जो कि गांव का अधिकारी होता था, यज्ञराज पुलिस अधिकारी होता था, जिसका उल्लेख हमको उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक की अगर हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता थे, लेकिन इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया। प्रजापति को सृष्टि का रचयिता माना जाता था और बाद में वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय काल में अन्य प्रमुख देवता भी थे, जैसे विष्णु, रुद्र और पूषण। विष्णु जो थे ये आर्यों के देवता के रूप में जाने जाते थे, रुद्र पशुओं के देवता माने जाते थे, वहीं पूषण जो थे ये शूद्रों के देवता माने जाते थे। यज्ञ और बलि का भी बहुत महत्व था। इस काल में यज्ञों और बलि का महत्व बढ़ता गया, जैसे कि राजसूय यज्ञ राजा का राज्याभिषेक के रूप में जाना जाता था, वाजपेयी यज्ञ शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए होता था, अश्वमेध यज्ञ घोड़े की बलि देकर राज्य का विस्तार करने से संबंधित था। इसके अलावा अग्निष्टोम यज्ञ भी देखने को मिलता था, जो कि अग्नि को अर्पित यज्ञ हैं। इस समय में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों का महत्व बढ़ने लगा था। इस चीज के बारे में बात करें हम तो हमने पहले जो उपनिषद डिस्कस किया था ना, बृहदारण्यक उपनिषद, उसके अंदर विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। उत्तर वैदिक की अगर हम इकोनॉमी डिस्कस करें तो कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा था, लोहे के हल का उपयोग होने लगा था। यजुर्वेद में लोहे को श्याम आयस और अर्थवेद में कृष्ण आयस कहा गया है। इस समय गेहूं, जौ, चावल इनकी खेती की जाती थी। चावल को व्रीहि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्रीहि। इस काल में 4 प्रकार की मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, काले और लाल बर्तन, काले रंग के चिकने बर्तन, लाल बर्तन और चित्रित धूसर बर्तन, प्रिंटेड ग्रे पॉटरी। इस समय में हमें गण और संघ नामक गिल्ड्स के साक्ष्य मिलते हैं। गिल्ड की बात करी हमने तो एक ही व्यापार, एक ही जो बिजनेस था, शिल्प या फिर कला करने वाले लोगों का समूह होता था। तो ये उत्तर वैदिक काल की सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमने कवर किया है, क्योंकि इन्हीं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।